जीनियस एकेडमी साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम फिर नए एक वीडियो के साथ आए हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो के अंदर जानेंगे उनके आंसर। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो कंपटीशन के कोई भी किसी भी लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो रीट के हो, चाहे एसआई या कांस्टेबल या यूपीएससी या फिर किसी भी प्रकार के जैसे वीडियो वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन जो वैकेंसी है उनके लाइक क्वेश्चन है, जीएस में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और इसकी बिल्कुल मत करना। और अगर वीडियो में आप इस चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्लेग बीमारी होने का कारण क्या है। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज उनको इसका कारण जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये क्या है। देखिए प्लेग है ना, प्लेग के लिए आपको मैं बता सकता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसा जिला है जहां बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं, यानी कि वहां पर एक बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर है, माता करणी माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? करणी माता मंदिर, ठीक है ना दोस्तों, करणी माता मंदिर। और ये मंदिर जो पड़ता है ये बीकानेर से देशनोक में पड़ता है। बीकानेर से कुछ दूरी पर एक एरिया है देशनोक, ठीक है ना, जगह है देशनोक, ठीक है ना। तो देशनोक में माता रानी का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। अब यहाँ पर ढेर सारे चूहे हैं। अब देखिए प्लेग जो बीमारी होती है वो एक रोगाणु होता है, हालांकि इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। ये एक प्रकार का कैसा रोग है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है। प्लेग कैसी बीमारी है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और इसका जो जीवाणु होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है दोस्तों, उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले और छोटी क्लास वाले बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि प्लेग जो बीमारी है वो एक प्रकार की जीवाणु जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और ये जो बैक्टीरिया है ये होता कौन सा है? ये यर्सीनिया पेस्टिस होता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कहाँ पाया जाता है? तो जो चूहे होते हैं तो चूहे की लार के अंदर पाया जाता है। ये जो जीवाणु है इसका जो लार्वा स्टेज है वो चूहे की लार में पाया जाता है। कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? यर्सीनिया पेस्टिस दोस्तों। तो इससे प्लेग बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है कि माता रानी जो करणी माता मंदिर है वो बीकानेर से देशनोक जो पड़ता है वहां पर उनका बहुत बड़ा मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि इस माता रानी के मंदिर में ढेर सारे चूहे हैं। और चूहे की दो वैरायटी यहाँ पर है, एक व्हाइट कलर का यानी कि सफेद रंग का सफेद चूहे भी यहाँ मिलेंगे और ब्राउन यानी कि भूरे रंग के, ठीक है ना, ब्राउन चूहे भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ढेर सारे चूहे हैं। इन चूहों को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? काबा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर इन चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की बहुत ही बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर के चारों ओर जो परकोटा है वहां पर आज तक ना तो किसी बिल्ली को देखा गया है ना ही सांप को देखा गया है दोस्तों, क्योंकि चूहे के सबसे बड़े जानी दुश्मन ये दो जीव हैं जो आज तक वहां पर कभी नहीं देखे गए। तो ये माता रानी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इससे भी बड़ी चीज आपको सुन लो, बताने जा रहा हूं मैं आपको कि ऐसा माना जाता है कि चूहे के जो जूठन जो चीजें होती है या चूहे के जूठन की जो कुछ भी खाने की चीजें होती है उनसे प्लेग हो सकता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर सुबह की और शाम की आरती के बाद, ठीक है ना, ढेर सारा प्रसाद और प्रसाद के रूप में दूध और लड्डू इनको ना भक्तों में बांटा जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि उनके भक्तों में, वहां के जो श्रद्धालु है उनको कोई प्लेग हुआ है। तो ये इससे बड़ा चमत्कार और मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता। तो वास्तविकता यह है कि करणी माता के मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार है वो यही देखने को मिलता है कि वहां इतने चूहे होने के बावजूद भी वहां के गांव में और आसपास के एरिया में प्लेग नामक की बीमारी कोई देखी नहीं गई है। तो प्लेग बीमारी होने का प्रमुख कारण होता है जीवाणु, और वो जीवाणु कौन सा होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। और ये चूहे की लार में पाया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है?
तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उनका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो दोस्तों अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि आरबीसी जो है उनका जीवन काल जो होता है, आरबीसी का जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का, वो 20 से 120 दिन होता है दोस्तों। अब 120 दिन के बाद ये हमारे यकृत के अंदर यानी कि हमारे लीवर के अंदर जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि ये मरती कब है, तो 20 से 120 दिन के बाद ये यकृत के अंदर ही मतलब जो है इनका कंपोजिशन हो जाता है। कहने का मतलब ये मर जाती है, ठीक है ना। इसीलिए आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, यकृत को कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दही कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, छोटी क्लास वाले बच्चे याद रखना और कंपटीशन एग्जाम वाले भी ध्यान दे लेना। दूध का दही कैसे बनता है, तो एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना, एक जीवाणु का, लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस करके एक जीवाणु है जो दूध को दही बनाने में अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। तो दही, दूध का जो दही बनता है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्योंकि जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर परमानेंट डिसॉल्व हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, तो ठीक है ना, तो उस परिवर्तन को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, उस परिवर्तन को अपन जो है रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, केमिकल म्यूटेशन कहेंगे। तो दूध का दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और दही बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, याद रखना दोस्तों। अब बात ये आती है कि दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस से याद रखना लैक्टिक एसिड होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारी जल। देखिए, शुद्ध जल का सूत्र तो हमें पता है H2O होता है, और ये H2O जो है ना, ये प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। इसका पीएच मान की अगर बात करें, शुद्ध जल के पीएच मान की, तो वो होता है दोस्तों 7। ना तो ये अम्लीय होगा ना ही ये क्षारीय होगा, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो भारी जल जो होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है D2O, ठीक है ना। D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो हीलियम होती है। और हीलियम से याद रखना ये एक प्रकार की अक्रिय गैस है दोस्तों, ठीक है ना। ये कौन सी गैस है, किस प्रकार की गैस है, तो ये अक्रिय गैस होती है। हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन से भी हल्की होती है ये। और अब हीलियम गैस के हल्के होने के कारण इनका जो उपयोग है वो ध्यान रख लेना, जो गुब्बारे होते हैं, जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जो आसमान में उड़ते रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं, उन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। और यहाँ तक कि जो एरोप्लेन होते हैं उनके फेयर के अंदर भी हीलियम गैस का जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। आमाशय द्वारा स्रावित अम्ल कौन सा है, यानी कि आमाशय, स्टमक, हमारे शरीर के अंदर और सजीवों के शरीर के अंदर, हालांकि जानवरों के शरीर के अंदर भी होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक है, जो आमाशय होता है दोस्तों, उस आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप बिल्कुल भी बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें कि हमारा जो आमाशय होता है दोस्तों, उस आमाशय के अंदर होता है जिसे जठर रस के नाम से भी हम जानते हैं, और वो होता है HCl, यानी कि बोले तो इसका मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही कंसंट्रेट एसिड होता है। और इसके अगर पीएच की बात करें, क्योंकि हम इन वन वर्ड टाइप क्वेश्चनों की मैं डिटेल भी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं, तो प्लीज फोकस करें। HCl का जो पीएच मान होता है वो 2.2 से 2.5 के बीच होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है। इसीलिए हम जो भी कुछ खाते रहते हैं तो उसका मुख्य बाद जो पाचन होता है, उसका आंशिक पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है, और वो किससे होता है, जठर रस यानी कि HCl। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीप चीज बताने जा रहा हूं आपको, कंपटीशन एग्जाम में याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय की कौन सी जो कोशिकाएं हैं वो HCl का निर्माण करती है, तो याद रख लेना ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं।
कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्पेसिफिक सेल होती है आमाशय की, जिन्हें जठर कोशिकाएं या भी कह सकते हैं अपन, वो HCl का निर्माण करती है और ये एक प्रकार का पाचक अम्ल और एंजाइम के रूप में काम करता है दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो देखिए, लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? लुई पास्चर। ध्यान दे दोस्तों, एक एडवर्ड जेनर भी थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, और रेबीज के टीके की खोज करने का जो क्रेडिट जाता है वो लुई पास्चर को जाता है। अब ध्यान देना यहाँ पर, रेबीज क्या है? रेबीज एक बहुत भयानक और जानलेवा बीमारी है दोस्तों। कई लोगों का ये मिथ होता है कि कुत्ते ने अगर काट लिया है तो उसके घाव को धो लो और उस पर मिर्ची का और चूने का लेप लगा दो, ठीक हो जाएगा। अरे वो ठीक हो सकता होगा, बट ये बीमारी, इस बीमारी के लक्षण लाइफ में कभी भी खतरनाक वे में रिपीट हो सकते हैं, और इतना भयानक ये रोग है कि पेशेंट जो होता है वो कुत्ते की तरह व्यवहार करने लग जाता है, यहाँ तक कि कुत्ते की तरह भौंकने भी लग जाता है, ठीक है ना। क्योंकि रेबीज का जो स्टेज होता है हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया। दैट मींस हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है अगर आपको कुत्ते ने काटा है, आपने अगर एडवेंचर के रूप में कुछ भी जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, ठीक है ना, तो लाइफ के अंदर आपको रेबीज हो सकता है। रेबीज में हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लग सकता है। वो पेशेंट पानी भी नहीं पिएगा, उसे ये लगेगा कि अगर पानी की एक बूंद भी मेरे गले में जाएगी तो दम घुट के मेरी मौत हो जाएगी। बहुत ही भयानक रोग है। और एरोफोबिया इसकी सेकंड स्टेज होती है दोस्तों, जिसको पेशेंट में जिस स्टेज के अंदर हवा से भी डर लगने लग जाता है। तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करे। अगर हमारा कोई भी कुत्ता है, चाहे वो पागल हो या पागल ना हो, ठीक है ना। और यहां तक कि ध्यान दे लीजिएगा, कुत्ते की जरूरत नहीं है। देखो, रेबीज हो सकता है बिल्ली से, हो सकता है नेवले से, हो सकता है ऊंट से, हो सकता है यहाँ तक कि बंदर भी अगर काटता है तो बंदर से भी रेबीज हो सकता है। तो ऐसे जानवरों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अगर बाय द वे काट भी ले तो 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज का टीका बहुत जरूरी है लगाना दोस्तों, क्योंकि बचाव ही उपचार है। अगर आप लोगों को एक लेटेस्ट रिसेंटली एक ऐसी खबर जिसमें कबड्डी के एक अच्छे प्लेयर की मौत हो चुकी है, उसने क्या किया था, वो प्रैक्टिस में जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का बच्चा जो नाली के अंदर गिरा हुआ था, उसको बचाने के लिए उन्होंने जैसे ही उनको रेस्क्यू किया, उसको उसने क्या किया कि उस खिलाड़ी के हाथ पे ऐसे हल्की सी क्रोच दे दी, मतलब इंजर्ड कर दिया, उनको काट लिया। उन्होंने सोचा कर जाकर उस घाव को धो लिया और उस पर थोड़ा सा कोई क्रीम वगैरह लगा ली, ये सोच कर कि ये तो हल्का क्रोच है। लेकिन बाद में जो हुआ, 2 दिन बाद जो हुआ, वो जब पैरों तले जमीन खिसकाने वाली बात थी। उनकी हालत इतनी भयानक हो गई कि उनका शरीर कांपने लगा, ठीक है ना, और पानी तक से उनको डर लगने लगा। और जब उनको स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाकर जांच करवाई गई तो उसमें रेबीज पाया गया और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई दोस्तों। तो ये एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और अगर कुत्ता कोई भी काटता है और कोई भी किसी भी प्रकार का जानवर, जैसे कि अभी मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, ये अगर काटते हैं तो आप लोगों को 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए दोस्तों, वरना इसके रिजल्ट बड़े भयानक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो HIV एड्स, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि HIV एड्स क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि HIV क्या है। ये एक प्रकार का विषाणु है जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी देता है, ठीक है ना। और एड्स का जो पूरा नाम है A फॉर एक्वाइर्ड, I का मतलब होता है इम्यूनो, और D का मतलब होता है डेफिशिएंसी, और S का मतलब होता है सिंड्रोम। दैट मींस ये है, ये एक प्रकार की एक्यूट बीमारी है, गंभीर अवस्था वाली बीमारी है। इसके अंदर हमारी इम्यूनिटी, I का मतलब होता है इम्यूनो, तो हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता क्षीण हो जाती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। D का मतलब होता है डेफिशिएंसी, कई चीजों की कमी आ जाती है इसके अंदर। और S का मतलब होता है सिंड्रोम। दोस्तों, सिंड्रोम का मतलब होता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना केवल एड्स आपको जकड़ेगा, इसमें कई प्रकार की और भी संक्रामक बीमारियां जो है वो आपको जकड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये रोगों का समूह है, ठीक है ना। और ये भी एक बहुत बड़ा भयानक रोग है जो एक प्रकार का
एसटीडी डिसऑर्डर है। किस प्रकार का रोग है? एसटीडी डिसऑर्डर है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, यौन संचरणीय रोग है, ठीक है ना। असुरक्षित यौन संबंध के कारण ये बीमारी होती है। इसके बाद में चलते हैं विटामिन डी की कमी। देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो सिंपल सी बात है, रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स यानी कि इसमें हड्डियां प्रभावित होगी, हमारा पूरा कंकाल तंत्र यानी कि हमारे जितने भी लिगामेंट्स या जोड़ जो है हड्डियों के वो जो इफेक्ट होंगे। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है वो है सूर्य। तो सूर्य का जो अर्ली मॉर्निंग वाली जो हमारे सूर्य की जो किरणें होती है वो हमारे विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स होती है, ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से कई प्रकार की और भी बीमारियां हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इससे प्रभावित जो होता है वो हमारा हड्डियां का पूरा जो लिगामेंट्स है यानी कि हड्डियां जो है प्रभावित होती है। अब इस वीडियो के अंत में जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन टास्क रहेगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों कौन सी गैस का? मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर और अपने आसपास साफ सफाई रखिए।